बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 5 अप्रैल और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहले आपके सामने एक चिलिंग और तहलका खेज खबर रखते हैं। खबर शाया की है गार्डियन ने। गार्डियन है बरतानिया का मशहूर ज़माना अखबार, बहुत बड़ा और मोतबर अखबार है बरतानिया का। गार्डियन ने जो खबर शाया की है वो ना ही हमें पाकिस्तान की किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया, ना ही पाकिस्तान की रियासत ने बताया, ना फॉरेन ऑफिस ने, ना इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, और ना ही पाकिस्तान के किसी मीडिया आउटलेट ने इस खबर को कवर किया। बल्कि इस खबर को कवर किया है गार्डियन ने। और गार्डियन ने एक धमाका खेज, तहलका खेज खबर दी है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में घुसकर पिछले 2 से 3 सालों में 20 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं जब मैं आपको बता रहा हूं कि गार्डियन ने ये खबर रन की है। गार्डियन की हाना पैटरसन उनकी जर्नलिस्ट, उनके साथ आकाश हसन और शामिर बलोच, इन लोगों ने ये स्टोरी की है तीनों ने गार्डियन में। और ये टेबल स्टोरी नहीं है जैसे अमूमी तौर पर पाकिस्तान में कर दी जाती है, किसी ने दी तो स्टोरी कर दी, कुछ ना कुछ उसमें डाल के, इससे सुन के, उससे सुन के, इससे पूछ के। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक मुफस्सल स्टोरी है जो जर्नलिज्म के तमाम तकाजे पूरे कर रही है। गार्डियन ने ना सिर्फ पेपर ट्रेल देखी, मनी ट्रेल देखी, इन लोगों को मरवाने में जो पैसा इस्तेमाल हुआ, मैसेजेस इस्तेमाल हुए, रिपोर्ट्स इस्तेमाल हुई, उन्होंने ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर अपनी ड्यू डिलिजेंस की और लोगों से बातचीत की, इंटरव्यूज़ किए, हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के लोगों से बातचीत की, वहाँ के जो पॉलिटिकल या एनालिस्ट हैं उनसे बात की, और उसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला अफसरान से बात करने के बाद, पूरी तहकीक करने के बाद ये पूरी रिपोर्ट जारी की है। गार्डियन ये बताता है कि उनकी इत्तला के मुताबिक जब 2018 में जमाल खशोगी को कत्ल किया गया, आप याद कीजिए कि जमाल खशोगी जो कि एक सऊदी जर्नलिस्ट थे, टर्की में रह रहे थे, और वो सऊदी एम्बेसी में चले गए, टर्की के अंदर वाक़ सऊदी एम्बेसी के अंदर चले गए अपना गालिबन पासपोर्ट रिन्यू करवाने या कोई और काम करवाने, और उसके बाद वो कभी बाहर ना निकल सके। उनकी दोस्त जो उनके साथ गई थी वो बाहर उनका इंतज़ार करती रही, फिर वो अपने घर चली गई, वो अगले दिन तक वापस नहीं निकले, कंप्लेन की गई। बाद में जब तुर्की ने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें पता चला कि सऊदी एलिजिडली जो सऊदी एम्बेसी के अंदर लोग थे उन्होंने पहले जमाल खशोगी को कत्ल किया, फिर उसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर उसे एक बड़े बैग में डाला और ट्रैश बैग में डालकर उसे वहाँ से निकाला, और उसकी लाश को गालिबन फिर किसी जहाज़ के ज़रिए या तो मुल्क से बाहर ले गए वहाँ से तुर्की से, या वहीं कहीं ज़ाया कर दी। ये खबर 2018 में पूरी दुनिया को इसने हिला के रख दिया था। अब गार्डियन ये कहता है कि 2018 में जब जमाल खशोगी को कत्ल किया गया तो तब हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में एक मीटिंग हुई जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग भी थे, रॉ के, और दूसरे लोग भी थे। उन्होंने वहां पर यह कहा कि अगर सऊदी अरब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इस सारे केस से हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है और इस पर अमल करने की ज़रूरत है। और गार्डियन बताता है कि उसके बाद एलिजिडली ये सब कुछ शुरू हो गया, और पाकिस्तान में स्लीपर सेल बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने यूएई, दुबई और उसके मुल्हका इलाकों में अपने तमाम उन्होंने स्लीपर सेल कायम किए। वहाँ पर जो पाकिस्तानी मेहनत मजदूरी करने गए हुए थे या दूसरे पाकिस्तानी थे उनसे राब्ते किए, उनसे पहले गठजोड़ की, किसी को हायर किया, किसी को पैसों का लालच दिया, और वहाँ के थ्रू फिर उन्होंने टारगेट करके अभी तक 20 के करीब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर कत्ल कर दिया। और ये वो तमाम पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके बारे में हिंदुस्तान ये समझता है कि वो टेररिस्ट हैं या हिंदुस्तान को मतलूब हैं। वो कहते हैं कि वो कश्मीर में आज़ादी की जंग लड़ते रहे हैं या किसी और जगह पर वो हिंदुस्तानी इंटरेस्ट के खिलाफ मुलव्वस पाए गए हैं। और गार्डियन ये भी क्लेम करता है कि इनमें से ज़्यादातर जो लोग मारे गए हैं उनको पाकिस्तान हफाजत फराहम कर रहा था, इन पाकिस्तान ने सिक्योरिटी दी हुई थी। तो खुद सोचिए कि अगर जब एक शख्स को ऐसे कत्ल कर
कर दिया गया था, उसके बाद भी ये कत्ल होते रहे, तो ये हमारी कितनी बड़ी नाकामी है। कुछ केसेस जो हैं वो आपके सामने रखता हूं, जो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। मसलन पहला केस जो है, जो यहां पर बहुत सारे केसेस लिखे हैं लेकिन चंद आपके सामने रखूंगा। जाहिद अखुंद, इनके बारे में हिंदुस्तान कहता है कि ये एयर इंडिया के एक तैयारे की हाईजैकिंग में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनको मारा गया। हिंदुस्तान ऑफिशियली ये नहीं कहता, ये गार्डियन बता रहा है कि वजूहात क्या हैं इसके पीछे। और इनको पहले तो इन्होंने एक यूएई के अंदर स्लीपर सेल बनाकर इन्हें कराची के अंदर टारगेट किया गया, और इनके बारे में जब तमाम रैकी कर ली तो एक खातून जो रॉ के लिए काम करती थी, मीन रॉ की ऑफिसर, उसने भेस बदला न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर का, और उन्होंने जाहिद साहब को सबसे पहले ये कंफर्म करने के लिए कि ये जाहिद ही हैं, मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है, उन्होंने फ़ोन किया। मीन इतना प्रिसाइजली काम कर रहे थे वो, इतना डर के बगैर काम कर रहे थे। और यहाँ हम सारे ही डरे फिरते हैं, पूरा पाकिस्तानी, कि हमारे व्हाट्सएप लीक हो जाने हैं। जिस पाकिस्तानी से बात करो वो लंगोट कसे फिर रहा है, जैसे भले तेरे मतलब आम पाकिस्तानी जो है, भाई तेरे व्हाट्सएप से किसी को क्या मसला है, तू क्यों इतना डरा फिरता है। जिस पाकिस्तानी से बात कर लें जिसे घर में दूसरी दफ़ा कोई सालन नहीं देता, वो भी व्हाट्सएप छुपाए फिरता है, इतना डरा हुआ है कि मेरा व्हाट्सएप लीक हो जाना है। हालात देख लें कि इन्हीं पिछले 2 सालों के अंदर रॉ के जो ऑफिसर थे वो दीदा दिलेरी से ना सिर्फ अपने टारगेट को पिक करते रहे, ना सिर्फ स्लीपर सेल बनाते रहे, बल्कि उन टारगेट्स के साथ डायरेक्टली बातें भी करते रहे, ये जानने के लिए कि मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। तो जो रॉ की ऑफिसर थी वो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टर बनी जाली तरीके से, कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू करना है। जाहिद साहब के साथ उनकी डिस्कशन हुई, मीन एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन हुई उनके फ़ोन के ऊपर, और उसके बाद जाहिद अखुंद को उन्होंने अफगानिस्तान से आए हुए लोगों से कत्ल करवाया। कत्ल करने के बाद वो वापस अफगानिस्तान फरार होने में भी कामयाब हो गए, और उसके बाद उनको जो पैसा दिया गया वो पता चला है कि यूएई के थ्रू ट्रांसफ़र किया गया उन लोगों को वो पैसे। दूसरा केस आपके सामने रखते हैं, शाहिद लतीफ़। जी हाँ, शाहिद लतीफ़ साहब को सियालकोट के अंदर गालिबन कत्ल करवाया गया, और इनको कत्ल करवाने के लिए रॉ वालों ने एक अंडरकवर एजेंट के थ्रू यूएई के अंदर एक पाकिस्तानी 20 साला पाकिस्तानी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वहाँ मजदूरी कर रहा था। अमेज़ॉन जो एक ऑनलाइन सेलिंग कंपनी है, उनका जो पैकिंग का वेयर हाउस था, या मीन मजदूरी जहाँ पर हो रही थी, वहाँ पर वो अमेज़ॉन के पैकिंग के सेल के अंदर यूएई में काम कर रहा था। वहाँ से उसे उन्होंने हायर किया, 15 लाख रुपए पाकिस्तानी दिए। जी हाँ, इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो है वो दे रहा है गार्डियन इस टाइम। आप सोचिए हमारे हालात क्या है। हमने हर जगह कैमरे फिट किए हुए हैं, हर जज पर कैमरे फिट किए हुए हैं, हर बंदे पे कैमरे फिट किए हुए हैं, और रा ने हमारे घर के अंदर बिल्कुल वही किया हुआ है जो हमने अपने घरों के अंदर खुद किया हुआ है। एक तरफ रा जो है वो तबाहियां मचाती फिर रही है, हमारे पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों को उन्होंने मार दिया है, और दूसरी तरफ हमें पता नहीं चला कि वो क्या कुछ कर रहे थे। इस लड़के को हायर किया यूएई के अंदर, 15 लाख रुपए दिए गए। इससे वादा किया गया कि अगर तुम इस शख्स को मार दोगे तो फिर तुम्हें केटरिंग का बिजनेस करके देंगे यूएई में, और तुम्हें 1.5 करोड़ रुपए पाकिस्तानी और देंगे। जी हां, 15 लाख की पेमेंट की गई, 1.5 करोड़ रुपए और वादा किया गया, और उसके बाद केटरिंग का बिजनेस भी कहा गया कि तुम्हें करके देंगे जब तुम वापस आओगे कामयाब होके। इसने सियालकोट में एक मस्जिद में फजर की नमाज के बाद शाहिद लतीफ़ साहब को कत्ल कर दिया, और उसके बाद ये वहीं पकड़ा गया। अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ, बात तो अज़रा तफन्नन वाली नहीं है, जान की मान पाऊँ। आपने उसे उसी वक्त पकड़ लिया कि 2 महीने बाद पकड़ लेते, वो अपना 1.5 करोड़ रिसीव कर लेता, लेके तो चलो पाकिस्तानी आता। अब हो सकता है जावेद लतीफ़ साहब जैसे ये बंदे ये भी कहें कि चलें ज़रे मुबादला ही आ रहा है पाकिस्तान में, इससे और कुछ नहीं हो रहा। तो आप अज़रा तफन्नन कह रहा हूँ कि 1.5 करोड़ ले लेने देते, 15 लाख में उसने बंदा भड़का दिया सिर्फ, और आपने उसे अगली पेमेंट भी नहीं लेने दी, और या पहले पकड़ लेते शाहिद लतीफ़ साहब तो बच जाते। अच्छा जी, अगली एक और स्टोरी आपको दे देते हैं, और वो है बशीर अहमद पीर। उनको भी इसी तरीके से एक लड़के को पहले उन्होंने रिक्रूट किया। जी हाँ, उसे रिक्रूट किया, वो जिहाद करना चाहता था आईसिस के साथ मिलके, और वो जाना चाहता था अफगानिस्तान उस जिहाद के लिए। तो उसको पहले रिक्रूट किया ऑनलाइन। जी हाँ, ये कोई टेलीग्राम नाम की कोई ऐप है, उसके थ्रू उसे रिक्रूट किया, और उसे रिक्रूट करने के बाद उन्होंने कहा कि आपको वहाँ पर जिहाद के लिए लेके जाएंगे। आपका पहला टास्क ये है कि ये जो बशीर अहमद पीर है,
इसे कत्ल करके दिखाओ, अगर कर दिया तो फिर आपको वहां पर ले जाएंगे। और उसने बशीर अहमद पीर को कत्ल कर दिया। जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये पिछले 2 सालों में सब कुछ हो रहा था, तो हम अपने सियासतदानों को उठाकर नंगा कर रहे थे, उनकी वीडियोस बना रहे थे, उन पर कैमरे लगा रहे थे, हम अदम एतमाद का वोट करवा रहे थे, हम सियासतदानों को खरीद और बेच रहे थे, हम पूरे पाकिस्तान के अंदर फील्डिंग लगा कर बैठे थे, किसका व्हाट्सएप टेप करना है, किसका नहीं करना। वैसे आपको मैं हज़रत तफन्नन बता देता हूं कि आप लोग ऐसे ही सारे लंगोट कसे फिर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप के अंदर एक्सेस किसी को नहीं है। बहरहाल आपको यकीन फिर भी नहीं आना, क्योंकि आपके ऊपर डर इतना बैठ चुका हुआ है। आपके व्हाट्सएप की किसी को एक्सेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस होती है जब आपका फ़ोन पकड़ लिया जाता है, या आपके फ़ोन को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे से जाकर जो है वो उसको अंदर से आप ये कह सकते हैं कि उसे बग कर दिया जाता है। तो वो हर फ़ोन नहीं होता, हर पाकिस्तानी नहीं होता। तो जो आम पाकिस्तानी है खामखा डरा फिरता है। आप खुलकर अपने अजीज़ों से, अपनी मंगेतर से, अपनी बेगम से खुलकर व्हाट्सएप के ऊपर बात किया करें, ऐसे ही ना डरे हुए लंगोट कसे फिरें। अगर हम वाकई हमारे में इतनी एबिलिटी होती तो आप बताइए, ये सब कुछ हमारी नाक के नीचे 20 पाकिस्तानियों को मारने का, ये जाहिर है उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ ना, और सब कुछ हमें बाद में पता चल रहा है। जब ये हो रहा था तब हमें माजरत के साथ पता नहीं चला। एनीवेज, ये बहुत ही शॉकिंग स्टोरी है, बहुत ही तकलीफ दह स्टोरी है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी। उम्मीद करते हैं कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जिन लोगों का फेलियर है उनसे भी पूछ परतीत होगी, और आइंदा पाकिस्तानियों की जान की हिफाजत भी की जाएगी, और हिंदुस्तान के साथ मरबूत तरीके से बहुत ही स्ट्रांगली, जैसे हिंदुस्तान हमारे ऊपर बहुत स्ट्रांगली जो है वो इल्ज़ामात लगाया करता था, जब हमारा कोई काम नहीं भी होता था तब भी लगा देता था। उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से भी आवाज़ उठेगी, लेकिन लग रहा है कि हमने तो ये जो रजीम चेंज है इसमें हिंदुस्तान भी शामिल है, इसलिए अब हिंदुस्तान को तो हमने कुछ कहना नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी अपनी ज़िंदगी खुद ही बचाएं, यही लग रहा है मुझे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे। भुट्टो साहब की कल 4 अप्रैल को बरसी थी। आज एक सामने आई है उनके उस टाइम जो असिस्टेंट जेलर थे या डिप्टी जेलर थे, उन्होंने कहानी सुनाई है एक इंटरव्यू के अंदर, और उन्होंने कहा है कि भुट्टो साहब को जब फांसी दे दी गई, जब भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई तो उसके बाद उनके जिस्म से कपड़े उतारे गए। जब भुट्टो साहब की लाश के कपड़े उतारे गए, ये दुरुस्त बात है कि उस वक्त भी फिल्मिंग की गई और तस्वीरें उतारी गई? जी बिल्कुल उतारी गई। ये क्यों किया गया? बस वहाँ के जो इंतज़ामिया थी वो देखना चाहती थी कि जो मौत है वो उसकी तस्दीक करने के लिए बिल्कुल ठीक हो गई है। जी हाँ, उन्हें नंगा किया गया, उन्हें नहीं, उनकी लाश को नंगा किया गया, और फिर कैमरों से उसकी तस्वीरें और वीडियोस बनाई गई। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये हाल ही में एक इंटरव्यू में जो डिप्टी जेलर उस टाइम जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी ले जाकर, वो ये बता रहे हैं अपने इंटरव्यू के अंदर कि भुट्टो साहब को नंगा किया गया। भुट्टो साहब को नहीं, फिर मैं माजरत, भुट्टो साहब की लाश को, क्योंकि भुट्टो साहब को तो फांसी दी जा चुकी थी, उनकी लाश को नंगा किया गया, उसकी तस्वीर ली गई, उसकी वीडियो बनाई गई। जब उनसे पूछा गया कि ये आप क्यों बना रहे थे वीडियो आपके ख्याल में, डिप्टी जेलर से, वो जाहिर है उनको तो बेचारों को नहीं पता, उन्होंने तो बना के भेज दी, लेकिन फिर भी उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद वो जानना चाह रहे थे कि मौत वाकई हो गई है, कहीं भुट्टो साहब जिंदा तो नहीं है, और इसलिए उनकी लाश की ये तस्वीरें। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट जो बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बात है वो आप ये सोचिए कि भुट्टो साहब को 1979 में 4 अप्रैल को कत्ल किया गया था, उनको सजाए मौत दी गई थी। तो अब ज़रा सोचिए कि 1979 में कैमरे कितने बड़े बड़े थे, ज़रा एक मोमेंट के लिए सोचिए। उस टाइम हैंडी कैम्स और ये छोटे कैमरे तो थे नहीं, तो आप सोचिए कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जेल भिजवाया गया और वहाँ पर वीडियोस बनवाई गई। हमारे ये शौक़ पुराने हैं, नए नहीं हैं, और ये तरीक़ेकार भी हमारे पुराने हैं, बदकिस्मती है, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बेचैन हैं, और एक आर्टिकल शाया हुआ है वो आपके सामने रखते हैं, जो ये बता रहा है कि इसहाक डार ने भी स्लीपर सेल बना रखे हैं। जी हाँ, इसहाक डार ने भी स्लीपर सेल बना रखे हैं, और बना रखे हैं बिल्कुल अंदर अपनी वजारत ख़जाना के अंदर, और औरंगज़ेब साहब को फेल करने के लिए वो स्लीपर सेल मुतहरक हैं, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर सूरत औरंगज़ेब साहब फेल हों और इसहाक डार साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया जाए। ईगो का मसला है, छोटे लोगों की ईगो कई दफ़ा बहुत बड़ी होती है। इसहाक डार अपनी पार्टी से भी खेल रहे हैं,
अपने मुल्क से भी खेल रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं और इसके अंदर भरपूर आशीर्वाद उन्हें नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ का मौजूद है। ये इसमें क्या होगा ये भी आपको बताते रहेंगे जो कुछ भी होगा। बहरहाल वज़ीर ख़जाना को हर सूरत नाकाम करना है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि शेख ज़ैद हॉस्पिटल के जो मुलाजमीन हैं उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जा रही और तनख्वाहों से उन्हें महरूम रखा गया है। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं ज़ाहिर है और नर्सेज हैं। अब उन्होंने एक मुहिम शुरू की है जो कि इफेक्टिव है, मेरे ख्याल में यही होगा क्योंकि पाकिस्तान में तो कोई सुन नहीं रहा, शायद अल्लाह की ज़ात ही सुन ले। उन्होंने तमाम मुलाजमीन को कहा है कि आप शलवार कमीज़ पहन कर आएँ ताकि आप अपनी झोली पल्लू उठाकर बद्दुआ दे सकें। और अब वो झोलियाँ उठाकर बद्दुआएँ देने का उन्होंने सिलसिला शेख ज़ैद के अंदर शुरू किया क्योंकि ईद आ रही है, उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना होगा। ईद आपको पता है कि हाई स्पेंडिंग टाइम होता है, सभी को पैसे चाहिए होते हैं। इस ईद पर उन्हें तनख्वाह ना देना मकरूह काम है, इसकी मजम्मत भी करते हैं और ये उन्होंने भरपूर तरीका निकाला है। मेरे ख्याल में दूसरे लोगों को भी ये करना चाहिए। अच्छा जी, जस्टिस बाकर नजवी को भी रेशमा ने खत लिख दिया है। जी हाँ, रेशमा ने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर रेशमा की बाजी गुलशाद ने, फिर जो सुप्रीम कोर्ट हैं उनके जजेस को, और रेशमा के भाई या शौहर मोहद ने लाहौर के जो जजेस थे उनको ख़त लिखा था। अब पता नहीं कि ये जस्टिस अली बाकर नजवी साहब को जो ख़त आया है ये भी रेशमा की तरफ से है या गुलशाद या मोहद या कोई नई हमारी बाजी पैदा हो गई है उनकी तरफ से। बहरहाल उनको भी ख़त आया है। ये तो सूरत हाल है कि पता लगने के बावजूद ख़त आ रहे हैं और अभी तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक जहाँ से ख़त लिखे गए हैं वहाँ की वीडियो जो है वो मौजूद नहीं है। सीसीटीवी कैमरे वहाँ काम नहीं कर रहे थे। सीसीटीवी कैमरे सर सिर्फ और सिर्फ जजों के बेडरूम में काम करते हैं, बाहर काम नहीं करते। ये बदकिस्मती की बात है। अच्छा जी, अगली खबर, समी इब्राहिम साहब का नाम निकालने का हुक्म दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईसीएल की लिस्ट से, असल में पीएनआईएल लिस्ट होती है उसमें से। उन्होंने बाद में नाम निकालने के बजाय उन्होंने ईसीएल में डाल दिया। अब अदालत ने सेक्रेटरी खारजा को बुलाया था, वो हाजिर नहीं हुए तो अदालत ने उनके वारंट निकाल दिए हैं। लेकिन बहरहाल उसके बाद अदालत को बताया गया कि अब नाम ईसीएल में, उसके लिए नई पिटीशन करनी पड़ेगी। तो अब समी साहब नई पिटीशन करेंगे और सेक्रेटरी दाखिला भी बच गए हैं सारे काम के अंदर। लेकिन ये एक आज डेवलपमेंट थी जो आपके सामने शेयर करनी थी। एक और स्टोरी है, वक्त ख़त्म हो गया, मैं डिटेल से अगले व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। और वो स्टोरी है कि राणा सनाउल्लाह और जो आपके जावेद लतीफ़ हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं बयानिए की जंग पर। ये हो क्यों रहा है, ये मेरा तज्जिया होगा। खबर तो आपको पता ही है लेकिन आपको अपना तज्जिया दूंगा अभी, क्योंकि वीलॉग लंबा हो गया, फिर और लंबा हो जाएगा। इस पर तो 2-3 मिनट बात करूंगा तो अगले वीलॉग में आपके साथ इस पर तफसीली बात करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको याद करवाऊं कि आज का हमारा जो पंजाबी वीलॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है कि रेशमा जवान हो गई और राणा सनाउल्लाह शरीफ हो गए। और ये वजह क्या है, राणा सनाउल्लाह वही जो इमरान खान को मच जेल और उसके मिर्ची वार्ड में भेजते थे, और आज राणा सनाउल्लाह टीवी पर कह रहे हैं कि अब तो हम भी जेल जा सकते हैं, इमरान खान को सारी सहूलतें दे दे और भले उनको रिहा भी कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं। आज राणा साहब की मूछें पहले घड़ी पे अगर आप देखें तो 10:50 की सिचुएशन पर थी, मीन सीधी ऊपर होती थी। और आजकल राणा साहब की अगर मूछें देखें तो वो 4:40 की पोजीशन पे आई हुई हैं, बिल्कुल नीचे, बिल्कुल उसी तरह जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक धरने के मौके पर किसी गरीब आदमी ने अपनी शलवार धोकर सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड पर डाल दी थी और जिस तरीके से वो शलवार लटक रही थी, राणा साहब की मूछें आजकल बिल्कुल वही हो गई हैं। वही राणा साहब जो बड़ी बड़ी तड़ियां लगाते थे, आज उस पर हमने पंजाबी व्लॉग किया है, वो देखिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।